चरणों में शत शत वंदन। उपस्थित मुनीश्री जिवेश कुमार जी अभिनंदन, सहवर्ती साहब श्री परमानंद जी महाराज, कुणाल जी महाराज, मेरी वंदना स्वीकार करें। मेरे सहकर्मी भाई और बहनों, मैं आज आभार व्यक्त करती हूँ महिला मंडल का, जिन्होंने मुझे आज आमंत्रित किया और अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए समय दिया। 25,000 वर्ष पुरानी भारतीय संस्कृति, जहाँ महिला को हमेशा पुरुष के बराबर रखा गया। आप हमेशा देवी और देवताओं का बराबर वंदना करते हैं। ऐसी संस्कृति जहाँ पूजा, विवाह, जन्म, सारी विधियां डिफाइंड है। सच पूछा जाए तो पूरे विश्व में ऐसी संस्कृति नहीं है, और जिसकी वजह से आज भारत को विश्व गुरु पहले भी माना जाता था, और आज स्वतंत्रता के बाद हम लोग उसी जगह आगे बढ़ रहे हैं। हमारा इतिहास देख लीजिए, हमारी इकोनॉमिक्स देख लीजिए, हमारा धर्म देख लीजिए, रीति रिवाज देख लीजिए, हर चीज के पीछे एक साइंटिफिक कारण है। चाहे दिवाली क्यों मनाते हैं, होली क्यों मनाते हैं, त्योहार क्यों मनाते हैं, भाई बहनों का रक्षाबंधन क्यों होता है, हर त्योहार, हर रीति, हर पूजा के पीछे एक लॉजिक है। समस्या जो हुई है, जो पिछले 400 वर्ष जो हम लोगों ने गुलामी में व्यतीत की, महिलाओं को पीछे धकेल दिया गया। उसका बहुत बड़ा कारण था कि महिलाओं की जो हमारी जो हमारी सम्मान है वो नहीं। ये उसके पहले अगर हम देखते हैं तो बिना महिला के कोई पूजन नहीं होता था, बिना महिला के कोई ग्रंथ नहीं था। जो राजा हो, महाराजा हो, दरबार हो, हमेशा महिला को पुरुष के समान प्रतिष्ठा मिली है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए कहा गया है, वो हमारी एक किताब है जो सामाजिक व्यवस्था के ऊपर हर इंसान को पढ़ना चाहिए। धार्मिक चीज अलग है, सामाजिक चीज अलग है। तो उसमें कहा गया है कि भगवान राम ने 108 रिश्ते निभाए, प्रजा, राजा, भाई, बहन, माँ, यानी 108 रिश्ते निभाए, तो आज वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। यानी इस किताब में लिखा गया है कि आधुनिक जगत में भी हमें हर रिश्ते को उसी मर्यादा और उसी प्रेम से अगर हम निभाए, तो हमको नए समाज की गठन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमको अपनी पुरानी चीजों को याद करें तो काफी। सच पूछा जाए, जैसा कि दीदी ने कहा, आज की आधुनिक नारी जो हर जगह वापस निकली है स्वतंत्रता के बाद, पुरुषों के साथ में हर करियर में लड़कियां अच्छा कर रही है, पुरुषों के समान चल रहा है। हमारी एक शारीरिक दुर्बलता का एक जरा सा एक मान्य कारण है, जिसकी वजह से तरह तरह की कंट्रोवर्सी में कभी कभी महिलाएं चली जाती हैं। तो मैं ज्यादातर वर्किंग वुमेन को एक बात कहती हूँ कि रानी, तुम सोचो उस वक्त मर्यादा पुरुषोत्तम में 108 रिश्ते निभाए। अगर आज तुम वर्किंग वुमेन हो और तुमको पुरुषों के साथ सामंजस्य निभाना है, तो हो सकता है तुमको 208 रिश्ते निभाने पड़े। चाहे अपने कलीग्स के साथ हो, चाहे अपने जूनियर्स के साथ हो, चाहे अपने स्टूडेंट्स के साथ हो, चाहे अपने मैं डॉक्टर हूँ, प्रोफेशन हो, मेरे पेशेंट हो, तो मेरे को उनके साथ शायद और ज्यादा रिश्ते निभाने पड़ेंगे। और हर रिश्ते की मर्यादा अगर सच पूछो तो हमारे ग्रंथों में है, हमारी संस्कृति में है। हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम पॉजिटिव थिंकर हैं, शाम को अगर हमारे वर्क में कोई प्रॉब्लम हुई है, कहीं कोई वर्क में, मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, मैडम आज ये प्रॉब्लम, मेरे पास हेल्थ प्रॉब्लम, नेगेटिविटी में चले जाना, करियर छोड़ देना, जॉब छोड़ देना, घर में प्रॉब्लम हो रही है, तो शाम को अगर तुम अपने आप को ऑडिट करते हो कि मैं इस समस्या का सुझाव कैसे कर सकती हूँ, तो 90% चीजें, समस्याओं का सुझाव तुमको अपने ही संस्कृति से मिल जाएगा। तो माँ बाप ने जैसा मैंने कहा कि बहुएं एडजस्ट नहीं करती। मेरे को लगता है पहले हम लोग जो औरतें हैं, जो स्वयंवर वाली औरतें हैं, उस
यूज कर सकती है। तो आज अगर मॉडर्न लाइफ में अगर कोई स्त्री उस तरह से अपने आप का जीवन जीना चाहती है तो ये उसका अधिकार है, ये हमारी संस्कृति है। हम उसे पॉजिटिव तरीके से, नेगेटिव मत ले। अगर कोई गुरु आती है दूसरे परिवार से, दूसरे संस्कृति से, सोमवार को हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ी है, अगर हम थोड़ा सा उसकी प्रॉब्लम को समझेंगे और हम अपनी लॉजिक उसको देंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा। ज्यादातर डिवोर्स रोके जा सकते हैं। मैंने 9 महीने में गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, 9 महीने रात दिन तरह तरह के समाज की, तरह तरह के विचारों की, तरह तरह की संस्कृति की लड़कियां मेरी पेशेंट बन जाती हैं। 9 महीनों में कईयों से मेरा बहुत अच्छा तादात्म्य बन जाता है, तरह तरह की समस्याएं वो पूछती है मेरे से, तो मैं उनके कोई ना कोई तरीके से लॉजिक से उनको समझाने की कोशिश करती हूँ। मैंने कई बार तो ऐसा बताया, मेरी कलीग दो डॉक्टर क्लासमेट्स बोलती थी कि अंजुला आई एम वेटिंग फॉर डिवोर्स, आई वांट टू सी यू। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, समझती मैं उससे कहीं भी, तो मैंने उसको रात को अपना लॉजिक क्या है, ये क्या है, छोटी छोटी समस्या। देखो 2 बच्चे, हम लोग आर्थिक दृष्टि से संपन्न है, पूरे डॉक्टर हो गए, कमा सकते हैं, लेकिन सामंजस्य बनाएंगे कई बार समस्याओं का समाधान। तो मेरे पास क्या होती है, जब मैं आती हूँ माइंड सेट करके या वेटिंग फॉर डिवोर्स, उनसे मिलने के बाद में मेरा एटीट्यूड चेंज होता है। तो मैंने उसको ये कहा कि थोड़ी सी पॉजिटिविटी का, सामने वाले ने 4 शब्द कहे, सोचो मेरी गलती है, तो आप अपनी थोड़ा सा अपने आप को एनालाइज करते हैं तो कई बार समस्या का समाधान अपने आप निकल जाता है। अगर आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आ जाते हैं तो आपकी 90% समस्याएं खत्म हो जाती है, जॉब छोड़ने की समस्याएं खत्म हो जाती है, बच्चों को समझाने की समस्याएं जाती है। आज कपड़ों के विषय में बात करती हूँ, जैसे आपने सुना उनकी कैसा बोली, मैं उनसे बहुत इम्प्रेस हूँ। आपको पता है कि एक बार सुधा मूर्ति पुली में बनारस जाए मंदिर दर्शन करें अपनी माँ को, तो उसने अपनी माँ ने कहा, जानती हो बनारस जाने का मतलब क्या है? बनारस जाने का मतलब है तुमको अपनी कोई प्रिय चीज त्याग कर देना। मंदिर दर्शन में हम लोग जो तीर्थ करते हैं, तीर्थ का मतलब है आप अपने शरीर का कोई दोष या अपनी कोई बहुत प्रिय चीज छोड़ देते हैं। अगर बनारस जा रही हो तो सोचो तुम क्या छोड़ो, आपको विश्वास नहीं होगा। जानते हैं सुधा जी ने क्या छोड़ा? उन्होंने उस दिन त्याग लिया कि आज के बाद वो अपने लिए कभी कोई वस्त्र नहीं खरीदेगी। एक मल्टी मिलियनर लेडी आज 25 सालों से अपने लिए कभी कोई शॉपिंग नहीं करती। हाँ, तो ये अपने आप में एक एग्जाम्पल है। ऐसे ही एग्जाम्पल हम सेट करते हैं आधुनिक महिलाओं का, तो आप पुरानी और नई संस्कृति में देखेंगे इतना सुंदर सामंजस्य कर जाएगा। कई बार कपड़े लोगों को लेकर बात आती है उनके पास में, तो मेरे से लड़का बोलती है, देखो मैडम हम जाते हैं इस तरह के कपड़े पहनते हैं, ये कहीं मेरा एक बार एक हॉस्पिटल से रिजाइन करने का कारण भी एक कारण बताती हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल। बार बार एक सीनियर डॉक्टर से हाथ पे कंधे पे हाथ रख देता था, तो जूनियर डॉक्टर आके कहा कि मैडम मैं और किसी को नहीं बोल सकती हूँ, आप एक महिला है, मैं अपनी एक प्रॉब्लम आपको बताना चाहती हूँ, आप प्लीज उस सीनियर डॉक्टर से बात करें, मैं उनके काम करती हूँ, लेकिन ये मुझे स्पर्श अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सीनियर डॉक्टर को जाके कहा कि अगर कोई लड़की अनकंफर्टेबल नहीं है तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए, अगर आप ऐसा करते हो तो ये बात बहुत है। तो बोले नहीं, तुम मेरे क्वेश्चन कैसे कर सकते, तो अगर तुम मेरे को क्वेश्चन करते हो मैं एक्चुअली, मैंने कहा आप एक्चुअली पूछ सकते हो, अगर वो लड़की कंफर्टेबल नहीं है तो ये उड़ सकता है। मैंने उस लड़की को क्या उत्तर दिया कि तुम एक काम करो, थोड़ा सा अपने कपड़ों में चेंजेस करो कुछ दिन के लिए, हो सकता है कि उनका एटीट्यूड बदल जाए। लेकिन वो एटीट्यूड नहीं बदला। प्रिंसिपल के पास गई और मैंने प्रिंसिपल को यही कहा कि सर ये बात गलत है, जहाँ तक जूनियर है आई स्टैंड फॉर अ गर्ल्स राइट, आपको उस लड़की के प्रॉब्लम्स को समझना होगा, अदरवाइज आई विल मेक डिसीजन फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट। अगर एक जूनियर लड़की के साथ गलत व्यवहार होता है तो मैं उसके साथ रहेंगे। तो बात वहाँ नहीं है, बात ये है कि लोग मेरे से पूछते हैं कि इसका कारण क्या है, हम अपने कपड़े क्यों बदले। तो मैंने कहा देखो इंग्लैंड में भी नहीं, इंग्लैंड में तो मैंने इंग्लैंड की जैसे कपड़े पहने, यहाँ आई तो वैसा चेष्टा की तो देखा कि लोग घूमते हुए उस तरह के कपड़ों पहने। तो क्या है 120-30 करोड़ लोगों की मानसिकता, तो
तुम एक दिन में नहीं बदल सकती। तो जब तक ये समाज 75 वर्ष का आधुनिक भारत जब तक बदलता नहीं है, तुम्हारी गरिमा तुम्हारे पास है। तुम सोचो, अगर मैं एक डिस्पोजेबल, मैं एक ऐसा आइटम बनूं कि लोग मेरी तरफ देखते रहे, तो ये तुम्हारी मर्जी है। जब तक पूरा समाज नहीं बनेगा, देश में लोगों के विचार नहीं बदलेंगे, तब तक तुमको अपनी मर्यादा रखना तुम्हारा काम है। तो इस तरह है कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक आपने जो कार्य रखा, ये एक वर्कशॉप जैसा होना चाहिए, क्योंकि इतनी समस्याएं हैं महिलाओं की, नई और पुरानी के बीच में, लेकिन हर चीज का समाधान अपने संस्कारों में है, हमारे सभ्यता में है, हमारी संस्कृति में है। अगर हम उसको उस तरह से देखें तो हर समस्या का समाधान है। और टाइम टू टाइम अगर इस तरह के महिला अधिवेशन होते हैं, वर्कशॉप होती है, तो हम उनकी समस्याओं का समाधान बैठ के भी बात कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने ये एक सम्मेलन आयोजित किया, और मुनीश्री जी ने तो पूरे 4 महीनों में हर अंग, हर पहलू, हर समाज के हर अंग को आपने छुआ, और ये तो बहुत ही गरिमामय विषय है महिला सम्मेलन। इसके पीछे बहुत कुछ किया जा सकता है। समय समय पर महिला मंडल को आह्वान करूंगी, इस तरह की छोटी छोटी वर्कशॉप रखें और डिबेट रखें कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या छोटे छोटे आयोजनों का करें, ताकि समस्याओं का समाधान निकले और समस्या समाधान छोड़े। इन्हीं शब्दों के साथ ओम हरम। समय समय पर छोटी छोटी बातों बने और उसमें चर्चा की जाए, बताया जाए, विवेक की जाए, इससे जो समस्याएं महिलाओं के बीच में वो समस्याएं सामने आए और ये समाधान सामने आए, और ये राम मैं नारी का इतिहास महान है, नारी की अद्भुत शक्ति करती निर्माण है, करती निर्माण है। सहनशीलता, धनशीलता, सेवा भावी सुखकारी, सब संस्कारों की निर्मात्री, श्रद्धा की है फुलवारी, स्वावलंबी कष्ट सहिष्णु, जिनकी बड़ी पहचान है, नारी की अद्भुत शक्ति करके नवनिर्माण है, करती नवनिर्माण है। नारी माता का है दरिया, नारी समता रखता है, अनुशासन का जीवन जीवी, नारी अनुपम क्षमता है, घर समाज की चिंता करती, नारी कुल की शान है, नारी की अद्भुत शक्ति करती नवनिर्माण है, करती नवनिर्माण है। त्याग तपस्या श्रम संयम पीना अमृत प्यारा है, अंधकार से घिरे जगत को देना दिव्य उजाला है, सत्यशील की रक्षा करना जीवन का उत्थान है, नारी की अद्भुत शक्ति करती नवनिर्माण
की सोपान नारी की अद्भुत शक्ति करती नवनिर्माण करती नवनिर्माण नारी का पावन इतिहास महान नारी की अद्भुत शक्ति करती नवनिर्माण करती नवनिर्माण। नारी अपने घर की चिराग है, कर्तव्य और त्याग का पराग है। नारी गंगा की पावन धारा है, नारी गंगा की पावन धारा है, बहाती सदा स्नेह की धारा है, बहाती सदा स्नेह की धारा है। अब मैं निवेदन करूंगा आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर, स्वस्थ समाज निर्माण में नारी की भूमिका विषय पर मुनिश्री से निवेदन उद्बोधन हेतु एवं समस्त महिला समाज को एक पावन संदेश प्रदान करने हेतु निवेदन श्रद्धेय। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, मंचासीन अतिथिगण, सम्मानित बहने, भाई और बहनों, 13 महिला मंडल के तत्वाधान में महिला सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका विषय है स्वस्थ समाज निर्माण में नारी की भूमिका। दुनिया को संवारने वाली, सजाने वाली, संस्कारी बनाने वाली शक्ति का नाम है नारी। नारी का अर्थ है जिसके कोई शत्रु नहीं, उसका नाम नारी है। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का भी निवास होता है। बहुत सुंदर कहा गया है, नारी ममता का मंदिर है, दिल का दरियाव है, विनय का वैभव है, समर्पण की साधना है, सहनशीलता उसका स्वभाव है, प्रदान उसका धर्म है, त्याग उसका स्वभाव है। इसलिए नारी को ममता, समता, दमता की प्रतिमूर्ति कहा गया है। बहुत सुंदर कहा गया है, नारी घर की मंगलमाला है, नारी घर की पाठशाला है और नारी घर की सब कुछ है। बहुत सुंदर संस्कृत के श्लोक में कहा गया है, नारी का एक रूप नहीं है, नारी के अनेक रूप हैं। कार्येषु मंत्री करणेषु दासी भोज्येषु माता शयनेषु रंबा धर्मानुकूला क्षमया धरत्री भार्या च सद्गुणवती सुदुर्लभा। भार्या में, स्त्री में 6 गुण बताया गया है। नारी कार्य में मंत्री की तरह सलाह देने वाली होती है, घर के कार्य में वो दासी की तरह सेवा करने वाली होती है, भोजन में मां की तरह परोसने वाली होती है, शयन के समय रंभा की तरह सुख देने वाली होती है, धर्माचरण में अनुकूल प्रवृत्ति करती है, धर्माचरण में वह सहज धर्मी बनकर शरीर धर्म एवं नीति के अनुकूल सहयोग करने वाली होती है। इसलिए नारी का हर युग में समाना है
और नारी के गुणों की जितनी प्रशंसा करे उतनी थोड़ी है। नारी नहीं होती तो भगवान महावीर कहाँ से पैदा होते, श्री कृष्ण कहाँ से पैदा होते, राम कहाँ से पैदा होते, भिक्षु तुलसी महापुर के महासमण कहाँ से पैदा होते। तो नारी का बहुत बड़ा मूल्य है और नारी बहुत शक्ति संपन्न और बहुत ही मार्मिक संवेदना संस्कृति की पहचान कराने वाली महिला है। नारी सशक्त है तो समाज भी सशक्त होगा। नारी यदि सशक्त नहीं है तो समाज कभी सशक्त नहीं होगा। 4 दिन के लिए आदमी, 4 महीना के लिए आदमी अमेरिका चला जाता है, लंदन चला जाता है, इतनी समस्या नहीं आती है। और 4 दिन के लिए बहन पीहर चली जाती है तो 4 महीना की समस्या हो जाती है। कारण नारी घर को संभालने वाली होती है, इसलिए नारी को गृहिणी कहा है। कभी कभी हम घरों में गोची जाते हैं तो घरों में महिलाएं नहीं होती है तो भाई क्या बोलता है, घर में कोई नहीं है। मेरे मन में है तू कौन है, तू नहीं है क्या? कहने का मतलब है नारी घर में नहीं है, कहाँ चीनी का डब्बा है, कहाँ चाय का डब्बा है, कहाँ ये है, कहाँ वो है, मुझे पता नहीं। इसलिए नारी को सब गुणों से संपन्न होना जरूरी है। तो नारी जितनी सशक्त होगी उतना ही समाज हमारा शक्ति संपन्न होगा। नारी सशक्त कब होगी? सबसे पहले वो आरोग्यवान है, शिक्षित है, स्वावलंबी है और संस्कारी है। सबसे पहले हम नारी को सशक्त बनाए और नारी सशक्त होगी तो समाज स्वतः ही सशक्त हो जाएगा। तो पहला जो बिंदु बताया है आरोग्य। आरोग्य का मतलब रोग रहित, लोकस में भी आता है आरोग्य बोई लाभम। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आरोग्य बोधि समाधि चाहिए। सबसे पहला जो सूत्र है आरोग्य, रोग रहित होना। रोग 3 प्रकार के बताए हैं, कायिक रोग, वाचिक रोग और मानसिक रोग। आदि व्याधि उपाधि। सबसे खतरनाक जो रोग होता है वो होता है मन का रोग। मन में कब ईर्ष्या का भाव, कब प्रतिशोध का भाव आता है, कब नेगेटिव भाव आते हैं पता नहीं चलता है। और नेगेटिव भाव के कारण महिलाएं बहुत जल्दी अस्वस्थ हो जाती हैं और उसके भीतर में फिर ईर्ष्या का भाव और आ जाता है, प्रतिशोध का भाव आ जाता है। कितना सुंदर का है, नारी नारी की शत्रु है, नारी नारी की शत्रु है। एक आदमी जा रहा था कि कहाँ जा रहे हो? व्यापार करने के लिए जा रहा हूं। क्या बेचने के लिए जा रहे हो? उसने कहा मैं ईर्ष्या को बेचने के लिए जा रहा हूं, ईर्ष्या को बेचने के लिए जा रहा हूं। एक गांव में गया और थोड़ी देर के बाद में वापिस आ गया। क्या बेचकर आ गए? हाँ बेचकर आ गया। किसने खरीदी? औरतों ने खरीदी है। ये करारा व्यंग है, करारा व्यंग है। ये क्यों हुआ? औरत के मन में औरत के प्रति प्रतिशोध, ईर्ष्या, वैर का भाव है। जितने भी घर जो विखंडित हो रहे हैं उनमें महत्वपूर्ण भूमिका नारी की रहती है। नारी यदि समझदार होती है, नारी के नहीं मुझे कैसी भी परिस्थिति हो जाए मुझे घर छोड़ना नहीं है और घर से अलग नहीं होना है, परिवार से अलग नहीं होना है, तो किसी की मजाल है कि वो घर टूट जाए। इसलिए सबसे पहले नारी को मन से स्वस्थ होना जरूरी है और जो जितना ज्यादा मन से स्वस्थ होगा उतना ही वो आगे बढ़ेगा। दूसरा है वचन से स्वस्थ होना, मीठा बोलना, प्रेम के साथ बोलना, आक्रोश में नहीं बोलना, अहंकार की भाषा नहीं बोलना, बिना विचारे नहीं बोलना, मैं और तू की भाषा का प्रयोग नहीं होना। जब मैं और तू की भाषा का प्रयोग होता है वहां फिर समस्या आती है। इसलिए नारी है वो वचन से भी स्वस्थ हो। ऐसी ऐसी महिलाओं को हमने देखा है घरों में इतनी मीठी बोलती है, इतनी प्रेम के साथ बोलती हैं,
सासू के साथ, बहू के साथ में, पुत्रों के साथ में, परिजनों के साथ में, तो सब लोग उसके पास आते हैं। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास तो कोई आता ही नहीं है, क्यों, कौन आएगा? तो वाणी को मीठी बना दे, सब आपके पास में आ जाएंगे। मीठा बोलने से शुगर बढ़ती नहीं है और कड़वा बोलने से शुगर बढ़ती नहीं है। और मीठा बोलो, जीवा संभली जीवन संभला, और जीवा यदि नहीं संभली तो घर बेकार हो जाएगा, घर में असमाधि हो जाएगी, अशांति हो जाएगी। इसलिए नारी को वचन से भी स्वस्थ होना। तीसरा है काया से स्वस्थ होना। बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि काया निरोगी नहीं है, सात जो सुख बताए हैं उनमें पहला सुख कौन सा है? आप सब जानते हैं, सब ज्ञानी आप हैं। पहला सुख निरोगी का। लेकिन बात तो आप बड़ी ज्ञानी की करते हैं, आप जानते हैं, लेकिन यहाँ इतनी महिलाएं बैठी हैं, कितनी महिलाएं स्वस्थ है। और कोई यदि महिला स्वस्थ है और दवाई नहीं लेती है, उसकी सहेली बोलती है भाई तुम तो दवाई ले को नहीं है, ये और समस्या है, और समस्या है, तुम बीमार हुई को नहीं है। अरे ऐसी क्यों भावना भाते हैं आप? ये भावना भाओ सब स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे। तन से स्वस्थ होना जरूरी है, और तन से आदमी स्वस्थ होगा तो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा। उसके लिए दिनचर्या हमारी व्यवस्थित होनी चाहिए। जल्दी उठना, जल्दी सोना, ये स्वस्थता की निशानी है। आज हम घरों में जाते हैं तो कोई बहन 8 बजे भी उठने वाली भी है, 9 बजे भी उठने वाली है। एक घर में मैं गया दर्शन देने के लिए, तो भाई बोला हमारा 9 बजे पहले उठेगी नहीं है, 9 बजे पहले उठेगी नहीं। मैंने कहा देख लो, आया हूं दर्शन देने के लिए, कि नहीं मेरा 9 बजे पहले उठेगी नहीं। तो भगवान ही मालिक है उस घर का। जो महिलाएं 9 बजे उठती हैं, 8 बजे उठती हैं, और कुछ तो पतिदेव इतनी सेवा वाले होते हैं, वो खुद चाय बनाकर रूम में जाते हैं और श्रीमती जी चाय आरगाओ और मैदान में आ जाओ। तो दिनचर्या आपकी व्यवस्थित नहीं है तो कहां से आप आरोग्यवान बनोगे? आज वर्तमान में हम जो देख रहे हैं, दिनचर्या पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। देरी से सोना, देरी से उठना, समय पर भोजन करना नहीं और समय पर कोई कार्य करना नहीं, इससे व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है। फिर डॉक्टर अंजुला के पास जाना पड़ता है, मंजिला के पास जाना पड़ता है, तो मेरे शुगर बढ़ गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अरे बढ़ाने वाले कौन है? आप लोग ही बढ़ाने वाले हो और आप ही लोग घटाने वाले हो। पुराने समय में महिलाएं कितना श्रम करती थी, जैसे कुचेरिया जी ने बताया नहीं, घटी पीसती थी, वो पीसती थी है, तो सब काम आराम से हो जाते थे। मैंने सुना है आज का जो डिलीवरी के बारे में डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, ये वो पहले ऐसी समस्या नहीं आती थी। महिला इतना काम करती थी, घटी पीसती थी, वो पीसती थी, तो डिलीवरी में भी समस्या नहीं आती थी और उनका शरीर स्वस्थ रहता था, खान भी उनका अच्छा था। आज वर्तमान में खान पान में भी अशुद्धि आ गई है और बहनें ज्यादातर बाहर का भोजन पसंद करने लगी। पुरानी बहनों को छोड़ दो, एक बार नई जनरेशन में है बाहर का भोजन पसंद करती है, पिज्जा बर्गर वो। और माँ गर्मा गर्म भोजन कराती है, गर्मा गर्म भोजन बनाती है, और सुबह का भोजन यदि शाम को परोस लेती है कि तुम्हारे में अकल नहीं है, तू आलसी है, तुमने गर्मा गर्म भोजन बनाकर मुझे नहीं दिया और तू 15 दिन का पुराना भोजन करा है, वासी भोजन करा है। बड़े चाव के साथ क्या आनंद आ रहा, बड़ा स्वाद आ रहा है। शरीर को कौन खराब करे? खुद खराब करे। इसलिए बहनों को कहना चाहूंगा, होटल और बोतल से बचो। होटल और बोतल इनसे बचना जरूरी है। शरीर को स्वस्थ रखना है, वचन को स्वस्थ रखना है और मन को स्वस्थ रखना है, तो आरोग्यवान बनना होगा। मतलब आरोग्यवान बनना है तो मन वचन काया को स्वस्थ रखो। तो ये पहला महिला के लिए है सशक्तिकरण का पहला बिंदु या सशक्त होने का पहला बिंदु। और दूसरा है महिलाओं को शिक्षित होना भी जरूरी है। बदलते परिवेश में आज वर्तमान में महिलाओं का शिक्षा के प्रति भी काफी रुझान है और महिलाएं शिक्षा में आगे भी बढ़ रही है। बड़ी बड़ी उम्र वाली भी बहनें पढ़ाई कर रही है और सरकार का भी एक नियम है, साक्षरता नियम। कोई भी अनपढ़ नहीं रहे, कोई भी कम से कम अक्षर ज्ञान वाली तो हो। लेकिन आज महिलाएं बहुत मेहनत करती हैं। हम जैन विद्या की परीक्षा के बारे में सोचे, आगम प्रतियोगिता के बारे में सोचे और अध्यात्म के बारे में सोचे, तो महिलाएं इस क्षेत्र में भी काफी विकास करिए। पढ़ाई के क्षेत्र में भी काफी विकास करिए। लेकिन पढ़ाई भी 2 प्रकार की होती है, एक भौतिक पढ़ाई और एक आध्यात्मिक पढ़ाई। अभी वर्तमान में भौतिक पढ़ाई का लेवल बहुत बढ़ गया है।
MBA और डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, CA आदि जज कितने हो रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिसर हो रहे हैं। दिमाग बहुत बढ़ रहा है। कितना सुंदर कहा मुनि मोहनलाल जी आमेट ने, दिमाग बड़ा है और दिल टूटा है, और आदमी का नसीब आदमी से रूठा है। दिमाग तो बहुत बढ़ गया, कलेजा छोटा हो गया। पहले मकान छोटे थे और दिल बड़े थे, और आज मकान बड़े हैं, दिल छोटा हो गया है, इसलिए समस्याएं आ रही है। तो शिक्षा तो बहुत बड़ी है, लेकिन शिक्षा के साथ में आध्यात्मिक जो शिक्षा होनी चाहिए उनमें कमी आती जा रही है, कमी आती जा रही है। अब शिक्षा पढ़ो कोई बात नहीं है, मैं तो बार बार कहा करता हूं कि शिक्षा के साथ में चरित्र होना जरूरी है, शिक्षा के साथ में अध्यात्म का पुट होना जरूरी है। जो महिला केवल भौतिक शिक्षा से शिक्षित है तो उसका इतना मूल्य नहीं होगा, और यदि वो साथ में आध्यात्मिक शिक्षा से परिपूर्ण है तो समझना चाहिए उस महिला का लेवल एक अलग ही होगा। वो कोई भी बात कहेगी तो वो अच्छी तरह से सोच विचार कर बात कहेगी, इसलिए शिक्षित होना जरूरी है। जो जितनी ज्यादा बहनें पढ़ी हुई होगी उतना ही समाज का विकास होगा। एक समय था कालूगणी तक समझ लीजिए आप, शादियों में भी इतना शिक्षा का नहीं था। तो गुरुदेव तुलसी को आचार्य कालूगणी राज ने कहा था कि तुलसी तू शादियों की शिक्षा पर ध्यान देना, बहनों की शिक्षा पर ध्यान देना, मतलब शादियों की शिक्षा पर ध्यान देना। तो गुरुदेव तुलसी 12 वर्ष तक करीबन कहाँ रहे, थली प्रदेश में रहे और साधु साधुओं को प्रशिक्षित किया। एक समय था, ये हमारी जो महिलाएं सामने बैठी है, 4 दीवारी में रहने वाली, घूंघट में रहने वाली, कोने में बैठने वाली, ऐसे मतलब पति गुजर जाने के बाद में। और आज सारा माहौल बदल गया है। जो महिलाएं 2 मिनट नहीं बोल सकती थी, 2 शब्द नहीं बोल सकती थी, और आज हमारी महिलाएं धारा प्रवाह बोल रही है। चाहे आज स्मिता कुचेरिया को देख लो, चाहे रमन पटावरी को देख लो, चाहे डॉक्टर विनायकिया को देख लो, कितनी सुंदर, और भी हमारे सामने कितनी महिलाएं बैठी हैं, ऐसी ऐसी महिला हैं, एक घंटा बोल सकती हैं और अच्छा बोल सकती हैं। ये क्यों? कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया है, और गुरुदेव तुलसी ने महिला जागरण के लिए खूब कार्य किया है। आज महिलाएं कितनी आगे बढ़ गई, माता शासन माता ने कितना मतलब महिलाओं के ऊपर ध्यान दिया है, वर्तमान आचार्य भी कितना ध्यान दे रहे हैं। तो बहनों को पढ़ाओ, शिक्षा पढ़ाओ, पढ़ाओ, खूब शिक्षित करो, बहनें अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, कहते नहीं, अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। और तीसरा जो सूत्र बताया है वो है स्वावलंबी, दूसरों पर आश्रित नहीं रहना, पराश्रित नहीं रहना, और खुद का काम खुद को करना चाहिए। जैसे भाई कुचरिया जी ने कहा नहीं कि महिलाओं के मन में क्या आता कि बस अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, मेरे बहू आएगी और मैं निश्चिंतता का जीवन जीऊंगी। पाया ऐसी भोड़प मत कर दो थे। हाँ, और ये मत सोचना कि हमारे बहू आ गई, मेरा पैर दाबेगी, हाथ दाबेगी, कहीं गला नहीं दाब ले। इसलिए ये सावधानी रखना, परावलंबन का जीवन नहीं, स्वावलंबन का जीवन। और राजस्थानी कहावत है, काम वालों लागे चाम वाली नहीं है। चाहे 80 वर्ष की होगी है, 90 वर्ष की होगी है, और वो काम करती है तो अच्छा लगती है। इसलिए स्वावलंबन का जीवन जीना है, परावलंबन का जीवन नहीं जीना। किसी पर आश्रित नहीं रहना है। कभी कोई ऐसी घटना घट जाए दुर्भाग्य से, कोई अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए, तो भी ये कहना चाहिए मुझे तुम्हारे से सेवा लेना पड़ रहा है। आज हमारे साधी बदामा जी है, कहाँ कालू के अंदर है नहीं, एक तो 5-6 वर्ष की उम्र है, और अभी वर्तमान की स्थिति तो मुझे पूरी जानकारी नहीं है, कुछ साल पहले तक वो खुद अपना पूरा काम करती है। और हमारे पुराने साधु साधी फरमाते, मैं मेरी निर्जरा दूसरों को क्यों दूं, मैं मेरी निर्जरा दूसरों को क्यों दूं। और आपको आश्चर्य होगा, गुरुदेव तुलसी पछेवड़ी का प्रतिलेखन करे, मैं पास में खड़ा, मैंने गुरुदेव को निवेदन किया मैं कर लूं, नहीं दिया। मतलब कहना मतलब मैं मेरी निर्जरा दूसरों को क्यों दूं। ये समाज में ये भाव आ जाए कि मैं मेरा काम दूसरों के पास में क्यों कराऊं, तो समाज का नक्शा बदल जाएगा और समाज आगे बढ़ जाएगा। इसलिए स्वावलंबन का जीवन जीना है, और विलासिता का जीवन नहीं आए, भोग का जीवन नहीं आए, असंयम का जीवन नहीं आए। इसलिए कहा गया है, जिंदगी को जीने लायक रहने दो और प्यास को पीने लायक रहने दो। तो मत बन जाओ एयर कंडीशनर, खून को पसीने लायक रहने दो। जो जितना ज्यादा कठोर श्रम करेगा उसकी सैया उतनी ही कोमल होगी। इसलिए कहा गया है, बहु राना बहु लाना, बहु रानी मत लाना। और रानी महारानी होगी तो फिर फोड़ा पड़ेगा। कितना सुंदर है। और आज वर्तमान में हम देखते हैं हाई लेवल की बहू आनी चाहिए,
पढ़ी लिखी बहू आनी चाहिए, और ये वो 17 बातें हैं। लेकिन पढ़ी लिखी का अपना मूल्य है, उससे पहले वो स्वावलंबी है कि नहीं है, संस्कारी है या नहीं है, और संस्शील है या नहीं है। और करोड़ रुपया का पैकेज लाती है, पैकेज है करोड़ रुपया का, और उसको यदि रसोई बनाना नहीं आता है, रोटी बनाना नहीं आता है, तो वो करोड़ रुपया किस काम का। पुराने समय में 9-10 वर्ष की लड़की हो जाती, पूरा घर का काम कर लेती थी, यहाँ तक कि सीरा बना देती थी, पूरी रसोई बना देती थी। और आज हम कभी कभी पूछते लड़कियों को, बड़ी बड़ी लड़कियों को, कि रोटी बनाना आता है? हाँ, मैगी बनाना आता है। और ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। क्यों? कुछ तो पढ़ाई, और कुछ माता पिता ने भी उनका पक्ष ले लिया। हाँ भाई, तुम तो पढ़ाई कर, काम तो आगे करना है। और आगे क्या काम करेगी? यही काम नहीं करती तो आगे क्या काम करेगी? तो शुरू से उनको श्रम के संस्कार दो, घर के कार्य के संस्कार दो, तो आपका विकास होगा और आनंद ही आनंद होगा। चौथी जो बात बताई महत्वपूर्ण सशक्त होने की, वह है संस्कार। सबसे महत्वपूर्ण बात है संस्कार। विचार को जो बांध दे रेखाओं में, उसे हम आचार कहते हैं। विचार को जो बांध दे रेखाओं में, उसे हम आचार कहते हैं। और जो रेखाओं में भर दे रंग, उसे हम संस्कार कहते हैं। जो रेखाओं में भर दे रंग, उसे हम संस्कार कहते हैं। भारतीय संस्कृति में संस्कारों का बहुत बड़ा मूल्य है, और 16 प्रकार के संस्कार बताए हैं। और हमारे जैनों के जो संस्कार है, वो अपने आप में विशिष्ट संस्कार है। जब भी आप आपस में मिलते, क्या बोलते? जय जिनेन्द्र। ये हमारे जैनों के संस्कार है। और यदि कोई आपको सामने से कोई बोलता है राम राम, और वापिस आप राम राम बोलते हैं, तो आपकी संस्कृति का है। वो अपना पक्ष बोल रहा है और अपना संस्कार बता रहा है कि मैं सनातनी हूं। तो वैसे ही आपके संस्कार झलकने चाहिए, जैन तो झलकना चाहिए कि मैं जैन हूं। जय जिनेन्द्र का प्रयोग। दूसरी बात है, हमारे संस्कार कैसे होने चाहिए? घरों में भी चित्र संस्कृति के अनुरूप होने चाहिए, जैन संस्कृति के अनुरूप होने चाहिए। और घरों में यदि फिल्मों के अभिनेता अभिनेत्रियों के अभिनयों के फोटो होते हैं, तो फिर क्या होगा? आप उसको देखोगे, उस वैसे ही भाव आएगा, वैसे ही भाव आएगा। आज सुबह उठते ही हेमा मालिनी, जया भादुरी और ऐश्वर्या राय को याद करेंगे, तो वही सुबह से लेकर शाम तक वही। आजकल तो जया भादुरी, हेमा मालिनी तो पूरा ही हो गई है। अब तो शिल्पा शेट्टी है, ऋतिक रोशन है, ये नाम आते हैं। और सुबह आप यही नाम लेंगे, तो फिर दिन भर वही आपका बीतेगा, वैसे ही बीतेगा। और आज सुबह यदि उठते ही अंजना का नाम लेंगे, सीता का नाम लेंगे, और दमयंती का नाम लेंगे, ब्राह्मी सुंदरी का नाम लेंगे, तो वैसे आपके मन में भाव आएंगे। कितनी सुंदर बात है। अब जैसा दृश्य देखोगे, वैसा ही आपका आचरण हो जाएगा। आज मोबाइल में क्या देखते हैं? मोबाइल में अच्छी बातें कम देखते हैं, और दूसरी बातें ज्यादा देखते हैं, पर असली चीजें ज्यादा देखते हैं, जिनके कारण घर में समस्याएं आ रही है। आज लड़का लड़की गलत रास्ते जा रहे हैं, माँ बाप गलत रास्ते जा रहे, कारण ये सब गलत चीजें देखने लगे। खान पान गलत हो गया, रहन सहन गलत हो गया, तरीका गलत होने के कारण ये समस्या आ रही है। इसलिए नारी को संस्कारी होना जरूरी है। हर परिस्थिति में नारी अपना नारीत्व दिखाए, हर परिस्थिति में नारी जैनत्व के अनुरूप कार्य करे। आज हम देखते सुनते हैं, महिला जो कपड़े पहनकर आती है, ध्यान से सुनने की बात है, आदमी ने तो अपना वेश छोड़ा नहीं है और औरत ने कुछ रखा नहीं है, समझे नहीं? आदमी ने अपना वेश छोड़ा नहीं है, औरत ने कुछ रखा नहीं है। कभी कभी तो ऐसे कपड़े पहनकर आती है, हमारा माथा नीचे हो जाता है। हमारे साधु साधुओं को कहना पड़ता है कि तुम क्या करी हो, कहाँ आई हो? धर्मस्थान में आई हो, कम से कम धर्मस्थान की गरिमा को तो रखो। और दूसरी बात, आप घूमने के लिए जाते हैं, 80 वर्ष की बाई है, 85 वर्ष की बाई है, 70 वर्ष की बाई है, और ऐसे कपड़े पहनकर फोटो खिंचाकर फिर व्हाट्सएप पर, हाँ मतलब बाप का नाम कर रही हो, बाप का नाम करिए। आश्चर्य की बात है, तू अब मसान में जाने की तैयारी है, और तू कहाँ जा रही है, क्या करी है? ये संस्कार कहाँ जा रहे हैं? ये सोचने की बात है, चिंतन की बात है, इसमें कोई मनोरंजन की बात नहीं है। ये यथार्थ बात है, सामने जो घटनाएं घट रही है। इसलिए आवश्यकता है हमारे संस्कार अच्छे हो। आज यदि माँ महिला सुबह उठती यदि प्रभु का नाम लेती है, नौका मंत्र का जाप करती है, समाई करती है, संतों के दर्शन करती हैं, और तो समझना चाहिए घर का वातावरण वैसा होगा, कितना सुंदर होगा। जैसे कहा नहीं, कम से कम महिला को एक समाई तो जरूर करनी चाहिए। एक समाई यदि आप करते हैं, तो घर में जो अशुभ पुद्गल है,
और विजातीय तत्व है वो बाहर जाएंगे और घर में शांति का संचार होगा, घर में शांति का दीपक जलेगा। इसलिए महिला को संस्कारी होना जरूरी है। खान पान भी स्वस्थ रहे और रहन सहन भी स्वस्थ रहे, हर प्रवृत्ति में स्वस्थता जरूरी है। जो जितना ज्यादा आप संस्कारों पर ध्यान देंगे उतना ही आपका व्यक्तित्व बनेगा, कर्तृत्व बनेगा और आपके घर की शोभा बढ़ेगी। कहा गया है जैसी संगत वैसी रंगत, आप जानते हैं। और यह भी कहा जाता है घरे जिसी ठीकरी माँ जिसी दीकरी। पर माँ कैसी है, बेटी कैसी है, कभी कभी आप तुलना करते नहीं, इसकी माँ ही ऐसी थी और बेटी भी ऐसी है। ये क्यों? ये माँ के संस्कार है। और ऐसा कहा जाता है व्यक्ति के निर्माण में 4 प्रकार के संस्कार काम करते हैं। पूर्व भव के संस्कार, माता पिता के संस्कार और मित्रों के संस्कार और गुरुजनों के संस्कार। तो माँ के भी बहुत संस्कार रहते हैं। कभी कभी हम सुनते हैं कि लड़की ने गलत कदम उठाया, कभी कभी ऐसा भी सुनते हैं माँ को सब पता है और माँ क्या सोचती है, ठीक है टावर है, अभी गलती करी, बड़ी होगी ससुराल जाएगी वो ठीक हो जाएगी। उसमें कभी कभी समस्या भी आ जाती है। कभी पिता को बेचारे को पता ही नहीं है, माँ को सब ध्यान में होने के बावजूद भी, और कभी कभी माँ भी उसका पक्ष लेती है, उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है पानी आए उसे पहले ही पार बांध दो तो समस्या नहीं आएगी। बच्चे ने गलती की, तत्काल उसे रोक दो, अहिंसात्मक तरीके से उनको समझाओ और तो बच सकता है, नहीं तो भगवान भरोसे है। इसलिए माँ को संस्कारी होना जरूरी है। ये 4 जो बिंदु बताए हैं, आरोग्यवान होना, शिक्षित होना, स्वावलंबी होना और संस्कारी होना, ये 4 बिंदु जिन महिला में है तो समझना चाहिए वो महिला सक्षम है, सशक्त है। और महिला यदि सशक्त होगी, सक्षम होगी तो हमारा समाज भी सक्षम होगा और समाज निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका नारी की रहेगी। और आज भी हम देखते हैं विवाह शादी आदि होते हैं, उनमें नारी की भूमिका रहती है। किसको कितना देना, क्या नहीं देना, सब नारी की भूमिका रहती है। आदमी कमाता है और औरतें उसको सुरक्षित रखती हैं, कहाँ कैसे उपयोग करना। और नारी का हर युग में समाना है। नारी को आगे बताया, क्या बताया, फर्स्ट लेडीज कहते नहीं, फर्स्ट लेडीज है। जैसे राधे श्याम, पहले कौन है, राधा, बाद में श्याम है। और सिया राम, पहले सीता है फिर बाद में राम है। फिर भी महिलाएं क्या कहती है, हमारा मान नहीं है, सम्मान नहीं है। और क्या मान सम्मान होगा? क्या पुरुष औरत को सिर पर बैठा दे और क्या और ये बैठा दे? कितना आपका मान सम्मान है, और खुद आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे हैं और घर के संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। तो आवश्यकता है महिलाएं अपने चरित्र की ओर ध्यान दे, अपने रहन सहन की ओर ध्यान दे। और जितना ज्यादा चरित्र अच्छा होगा उतना ही आपका घर परिवार अच्छा होगा। एक समय था पहले शादी आदि होते तो खानदानी घर देखते थे, खानदानी घर देखते थे, और आज रूप दूसरा हो गया। तो खानदानी घर का यदि कोई लड़का है और कोई लड़की है तो आपकी समस्या नहीं आएगी। पहले ये पूछा जाता था कि बहन को पापड़ सेकना आता कि नहीं आता है। बहन को यदि पापड़ सेकना आ गया तो बहन संस्कारी है, घर को अच्छी तरह से चला सकती हैं। और पापड़ सेकना नहीं आया तो फिर घर का पापड़ बना देगी, वो घर का पापड़ बना देगी। इसलिए ये बात तो छोटी सी है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। पापड़ सेकना आने का मतलब वो संस्कारी है, और पापड़ सेकना नहीं आया तो वो बहन फुअड़ है। इसलिए पहले ऐसे संस्कार दिए जाते थे। और वर्तमान में भी ऐसी बात नहीं है, वर्तमान में भी माँ बाप संस्कार देते हैं, माताएं संस्कार देती हैं। और जब हम मदुरई हमने चातुर्मास किया और मदुरई से विहार हो गया, मदुरई के प्रवास के दौरान की बात होगी, एक भाई ने अपनी लड़की को बड़ा संदेश लिखा, बड़ा पत्र लिख कर दिया कि बेटी जब भी तुम ससुराल से पीहर आए तो माँ बाप मतलब सास ससुर की आज्ञा के बिना नहीं आना। और यदि तुम लड़ झगड़ कर आ गई और आज्ञा बिना आ गई तो मेरे घर में पैर मत रखना। एक तो वो माँ बाप, और एक आज के हम सुनते हैं अभी ससुराल पहुंची नहीं है और पहली माँ पूछती है बेटी सासू जी ने चाय पिलाई नहीं पिलाई, और क्यों टेंशन पालती हो। और यदि अनुकूल नहीं है और शेयर नहीं हो रही है तो तुम वापिस आ जा, दूसरा लड़का तैयार है। ये क्या हो रहा है? एक समय था हमारे जैनों का कितना वर्चस्व था चरित्र की दृष्टि से। आज इस पर हमें चिंतन करना है, सोचना पड़ रहा है
कि ये क्या हो रहा है। इसलिए महिलाओं को मैं कहना चाहूंगा, आप स्वस्थ समाज निर्माण में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है और समाज को स्वस्थ बनाए ताकि कभी समस्या नहीं आएगी। और समाज स्वस्थ होगा तो आनंद ही आनंद है। उससे पहले नारी को स्वस्थ होना जरूरी है और नारी जितनी ज्यादा स्वस्थ होगी उतना ही विकास होगा। और नारी यदि स्वस्थ नहीं है तो पग पग पर समस्या है, विषाद है, दुख है, पीड़ा है, कष्ट है। इसलिए नारी ने कितने लोगों को सही मार्ग पर लाया है, ये भी तो आप जानते नहीं। नारी समाज की संरक्षिका है, नारी समाज की संरक्षिका है और कितने लोगों को सही मार्ग पर लाया है। और नारी ने कितने बच्चों को संस्कारी बनाया है। आर्य रक्षित का आपने नाम सुना होगा, आर्य रक्षित का। उनकी जो माँ थी नी, रुद्रोसमा, उनकी माँ का नाम था। और आर्य रक्षित पढ़ लिख कर आए और राजा ने उनका सम्मान किया, ऊंचा पद भी दिया, सब कुछ दिया। जैसे वो घर में प्रवेश करता है तो माँ समाइक में बैठी हुई थी, तो माँ ने उसका आदर नहीं किया, सम्मान नहीं किया। जैसे समाइक पूरी हुई और बेटा थोड़ा उदास था तो माँ बोली, उदास कैसे? कि तुमने मेरा मान सम्मान, कि बेटा तुम पढ़ाई करके आया है, लेकिन जब तक तो अध्यात्म की पढ़ाई नहीं करेगा तब तक तो तुम्हारा जीवन अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। और आज इतनी माताएं बैठी है, कभी आपके मन में आता है कि बेटा जा तू महाराज के दर्शन करके आ, नहीं तो मैं चाय नहीं पीऊंगी, दूध नहीं पीऊंगी, ये नाश्ता नहीं करूंगी या नाश्ता नहीं दूंगी। तो बच्चे तो आपसे भी ज्यादा होशियार, कोई बात नहीं, तुम पॉसी कर ले, मैं होटल में नाश्ता करके आ जाऊंगा। ये क्यों कि आपने वैसे संस्कार दिए नहीं। खड़ी की बात है, खड़ी की बात है। एक बहन रोजाना 2 बच्चों को मुनि छत्रवली स्वामी के दर्शन कराने के लिए आती, तो रोजाना आती तो संत भी ध्यान देते, वो बुढ़िया आने वाली है। और एक दिन देरी से आई तो संतों ने भी इंतजार किया। आई, पूछा, भाई बच्चों में अच्छे संस्कार है क्या? अच्छे संस्कार है महाराज, मैंने बच्चों को डरा रखा है, पुत्रों को, यदि तुम महाराज के नहीं जाओगे तो बहन विधवा थी, पुराने समय में काला ओढ़ना, काला घाघरा ये पहनती थी। तो जो घाघरा की जो कोर होती नहीं, कोर वो काली थी, एकदम काली थी। तो महाराज मैंने बच्चों को कहा है तो यदि महाराज के दर्शन नहीं करोगे तो थारी बहू है नहीं ऐसी काली आसी, तुम्हारी बहू है वो काली आएगी। इसलिए इसके डर से ये दर्शन करने के लिए आते हैं। कुछ भी हो लेकिन संस्कार तो दे रहे थे नहीं, संस्कार। और आज माता खुद दर्शन करने के लिए नहीं आती है, पिता खुद दर्शन करने के लिए नहीं आता है, तो कहां से बच्चे संस्कारी होंगे। एक दादी ने भी कहा अपनी बहू को कि बच्चों को ज्ञानशाला में भेजा करो, तुम भी दर्शन किया करो। क्या करेंगे आप? उनको इंटरेस्ट ही नहीं है, आस्था ही नहीं है, तो कहां से? तो वैसे ही क्या हुआ, माँ ने कहा बेटा जब तक तू अध्यात्म से परिपूर्ण नहीं होगा तब तक कुछ नहीं है। तो अध्यात्म का अध्ययन कर, जिन वाणी का अध्ययन कर, भगवान की वाणी का अध्ययन कर। आपको आश्चर्य होगा कि माँ यदि अप्रसन्न है तो मेरा जीवन व्यर्थ है, बेकार है। कि तुम दृष्टिवाद, जो हमारे आगम आते नहीं, 12 आगम, ये क्या 12 अंग नहीं, अभी वर्तमान में 11 अंग है, 12वां जो अंग क्या है वो दृष्टिवाद है। दृष्टिवाद है, बहुत बड़ा है। तो दृष्टिवाद का अध्ययन कर। और नाम सुना, ये तो बहुत सुंदर है दृष्टिवाद। तो फिर वो आचार्य के पास जाते, तोष्टी पुत्र के पास जाते हैं और वहां जाकर, कहानी लंबी है, वहां जाकर वो पूरा अध्ययन करते हैं। उससे पहले अध्ययन करना है तो तुम्हारे को दीक्षा लेनी पड़ेगी। दीक्षा ली और अध्ययन किया और आज हमारे धर्म संघ में, जैन समाज में आर्य रक्षित के नाम से जाने जाते हैं। ये किसके संस्कार? माँ के संस्कार। मदरसा का आता नहीं, मदालसा का, शुद्धोषी, बुद्धोषी और निरंजनोषी, कितना सुंदर है। तो शुद्ध बन, बुद्ध बन, निरंजन बन, निराकार बन। आज कितनी माता है। आज पहले तो लोरिया में ये सब सुनाए जाते थे और आज तो और कोई रूप हो गया है। आज तो माँ तो कम संभालती है और धाय माता ज्यादा संभालती है। धाय माता के भरोसे ज्यादा हो गए। माँ तो क्लबों में जाती है, किटी पार्टियों में जाती है और वो धाय माता के भरोसे पढ़ते हैं। कहां से उनमें धर्म के संस्कार आएंगे, कहां उसमें परिवार के संस्कार आएंगे। पहले तो 7 पीढ़ी के संस्कार देते थे और पूरा परिवार साथ में रहते थे। और आज हम 2 हमारे 2, यानी ये जमाना फिर है, हम 2 हमारे 1 और तुम तुम्हारे हम हमारे हैं। तो ये जो संस्कार है, तो कहां हमारी संस्कृति जीवित रहेगी, कहां हमारा समाज शक्तिशाली होगा। इसलिए नारी को जरूरी इन सब बिंदुओं पर ध्यान देना है। हम आचार्य भिक्षु की घटना ले लो, दीपा जी ने किस प्रकार भिकन जी को संस्कार दिए।
कल्लू जी ने किस प्रकार दयाचार्य को संस्कार दिए, छोगा जी ने किस प्रकार कारुगुणी को संस्कार दिए, वैद्यनाथ जी ने किस प्रकार तुलसी को संस्कार दिए, बालू जी ने किस प्रकार महाप्रज्ञ जी को संस्कार दिए, और नेमा जी ने किस प्रकार आचार्य महासमुद्र जी को संस्कार दिए, और अनेक साधियों की माताओं ने किस प्रकार उनको संस्कार दिया, धर्म के लिए अभिप्रेरित किया कि तू जितनी ज्यादा धर्म ध्यान करेगी या परिवार के साथ जुड़ी रहेगी तो तू खुद सक्षम होगी और तुम्हारे योग से समाज भी शक्तिशाली होगा। तो स्वस्थ समाज निर्माण में नारी की भूमिका हमेशा रही है और आगे भी रहेगी। ये समाज क्या है? दो शब्द है, समझ और समाज। समझ और समाज। तो पशुओं का जो समूह होता है वो समझ होता है, और जो मनुष्यों का जो समूह होता है वो समाज है। ये समाज का जो रूप जो दिख रहा है वो भारत में जो समाज का रूप है अन्य देशों में अपेक्षाकृत कम मिलेगा। तो आज समाज का रूप है, 5, 10, 20, 50, 100 महिलाएं साथ में बैठती हैं, ये समाज का रूप है। और आपस में चर्चा भी होती है, परिचर्चा भी होती है कि हमारा समाज कैसे शक्तिशाली बने। ये मंडल है तो मंडल के मन में भी, ये बहनों के मन में भावना रहती है कि हमारी समाज कैसे शक्तिशाली बने, हमारी महिलाएं कैसे शक्तिशाली बने। तो महिला शक्तिशाली होगी तो फिर समाज भी शक्तिशाली होगा। तो महिला को शक्तिशाली होना जरूरी है। महिला हर विकट परिस्थिति में भी अपना धैर्य नहीं छोड़ती है और सहिष्णुता नहीं छोड़ती है। जैसे धरती कितना सहन करती है उसी प्रकार माँ भी कितना सहन करती है, महिला भी कितना सहन करती है। एक माँ 10 बच्चों की परवरिश करती है, एक माँ 10 बच्चों की परवरिश करती है, कितना वो सहन करती है गर्मी को, सर्दी को, है। और ये 10 बच्चे मिलकर एक माँ की परवरिश नहीं कर सकते हैं। ये माँ में जो संस्कार है वो ऐसे संस्कार किसी में नहीं आएंगे। इसलिए नारी का जो उत्कृष्ट जो रूप है वो माँ होता है। माँ शब्द आते ही मतलब कितना व्यक्ति भाव विभोर हो जाता है। तो व्यक्ति के दुख आता है, पीड़ा आती है, कष्ट आता है, उस समय किसको याद करता है? माँ या भगवान को। माँ और भगवान, जब बच्चा भोजन नहीं करता है तब तक माँ कितनी निराश रहती है, कितनी निराश रहती है। बच्चा भोजन कर ले और वो माँ भूखी रह जाएगी, उसको टेंशन नहीं, मेरा बच्चा भूखा नहीं रहना चाहिए। तो अब बच्चों के प्रति भी उनका कितना वात्सल्य होता है, परिवार के प्रति भी उनका कितना स्नेह होता है, और समाज के प्रति भी कितना स्नेह होगा। आपने नाम सुना होगा चंदूबाई का। चंदूबाई का नाम सुना? कौन थी चंदूबाई? आमेट वाली थी नहीं? किस प्रकार टालो कर संतों को जवाब दिया, और यदि उनमें वो संस्कार नहीं होते तो कैसे वो जवाब देती। ऐसी ऐसी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने धर्म के खातिर, समाज के खातिर अपना बलिदान दे दिया। तो ऐसी महिलाओं का हम जब स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं, तो हमारा मन कितना प्रफुल्लित होता है, कितना पुलकित होता है कि हमारी महिलाएं कितनी शक्तिशाली हैं। और आज मेरे सामने काफी अच्छी संख्या में महिलाएं बैठी हैं। इन सबको मैं कहना चाहूंगा कि आप यदि स्वस्थ रहोगे तो समाज स्वस्थ रहेगा। और आज के दिन आप संकल्प करें कि मैं अनावश्यक फिजूल खर्ची, मतलब अनावश्यक खर्चा नहीं करूंगी, और अनावश्यक संग्रह नहीं करूंगी, और अनावश्यक नहीं बोलूंगी। जहां आवश्यकता है वहां बोलना पड़ता है। एक एक बहन के पास में कितना संग्रह होगा, चाहे साड़ी का ले लो, चाहे और चीजों का ले लो। और वो कभी कभी तो ऐसा सुनने में आता है 12 महीनों में एक दिन भी महाराज काम नहीं आती है, और फिर बाजार में निकलती है, बड़ा बाजार जाती है तो पति रे ये साड़ी बहुत जोरदार है, ये बहुत काम की है, ये मैं कल साड़ी यदि पहनूंगी और तो बहुत अच्छी लगूंगी। अरे अच्छी बुरी की क्या है, चरित्र का ध्यान रखना है। तुम्हारे अंदर इतनी सारे क्यों संग्रह करें। और महिला यदि संयमी होगी, महिला यदि त्यागी होगी तो आदमी के टेंशन भी कम होगा। ध्यान से सुनना। आदमी आज महिला करे नहीं, हमारे घर में जितना है उसी के अनुरूप हम घर चलाएंगे, है। तो महिला इतनी यदि समझदार होगी तो आदमी के टेंशन नहीं होगा। नहीं तो महिला बार बार क्या कहती है, देखो पड़ोसी के बंगला हो गया, पड़ोसी के बंगला हो गया, पड़ोसी के बंगला हो गया। और आपको यहाँ 50 साल हो गए हैं, आपने क्या किया बेचारा का, और आप बीमार पड़ दोगे, उसके टेंशन आ जाएगा उसके। इसलिए नहीं, जो है उसी में हमें संतुष्टि रखना है। तो महिला जितनी आवश्यकता कम रखेगी, जितना संग्रह कम रखेगी और वासना कामनाओं पर कंट्रोल करेगी तो उसका जीवन अच्छा होगा। और जितना ज्यादा घूमना फिरना कम होगा उतना ही घर परिवार अच्छा रहेगा। और बच्चों को आप संस्कार दो। कब संस्कार दोगे? कि जब आप घर में रहोगे। अब घर में तो रहती नहीं है तो बच्चों को कहां से संस्कार दोगे?
उसके लिए अरहत बनना करो। हम गुरुदेव तुलसी के आभारी हैं, कितनी सुंदर है अरहत बनना करो, सामूहिक गोष्ठी करो, सुख दुख की बातें सुनो, उनको समय दो और मोबाइल को समय कम दो। आज एक मजे की बात देखो, मोबाइल के साथ में आपकी कितनी दोस्ती है, पड़ोसी के साथ में आपकी कितनी दोस्ती है, सहेली के साथ में आपकी कितनी दोस्ती है, और काके सासू के साथ में आपकी कितनी दोस्ती है, और सासू जी बेचारा बैठा है, बेटे इधर उधर घूम रहे हैं, पिलक रहे हैं, उनको कोई समय देने वाला नहीं है। फिर आप कहते हैं बच्चे मानते नहीं है, सुनते नहीं है। अरे आप खुद ही उनको सुनाते नहीं हो, आप खुद ही उनको समय नहीं देते, तो वो कहां से आपकी सुनेंगे। इसलिए सबसे पहले अपना घर को देखो, ध्यान से सुनना। ये कितनी सेवा संस्था में हो, पहले मूल हमारा घर क्या है, आत्मा की रक्षा, उसके बाद में शरीर की रक्षा, उसके बाद में परिवार की रक्षा, और उसके बाद में समाज की रक्षा। आज मान सम्मान नहीं मिला या पद नहीं मिला, छोड़ो, दूसरी संस्था का निर्माण करो, उसमें घुसो और हमारा वर्चस्व रहेगा। अरे पहले मूल को तो भूलो मत। आज कितनी नई नई संस्थाओं का उदय हो रहा है। ये क्यों उदय हो रहा है कि जब व्यक्ति के भीतर में आकांक्षा का भाव रहता है, नाम का भाव रहता है, तब ये सब समस्याएं आती है। इसलिए पहले हमारा घर की सुरक्षा, फिर समाज की सुरक्षा हो जाएगी। व्यवस्था की दृष्टि से वो भी आपको करना पड़ता है, पहले घर का ध्यान रखो। हम भाग्यशाली हैं, हमें मनुष्य का जन्म मिला है, दिन शासन मिला है और तेरापन धनसंग मिला है। इसलिए आवश्यकता है कि नारी सशक्त बने, संस्कारी बने, चरित्रवान बने और एक दूसरों के हितों की सुरक्षा करे, तो नारी का बहुत बड़ा मूल्य बढ़ जाएगा। तो आज मुझे प्रसन्नता है और आप लोगों ने अच्छे विचार रखे। रमन जी ने भी अच्छी बातें बताई, मंजुला जी ने भी अच्छी बातें बताई, और हमारे जो स्मिता जी कुचेरिया हैं, ये तो वक्ता हैं, ये तो इनका अनुभवी है। और दूसरी बात है, खुद गृहिणी है, स्त्री है, तो स्त्री के बारे में ज्यादा जानती है, स्त्री के बारे में ज्यादा जानती है। तो और वर्षों से ये इनका स्वाध्याय भी अच्छा चल रहा है, स्वाध्याय भी है, संघ की भी बहुत सेवा करती है, जैन विद्या का भी अच्छा अध्ययन है। तो हमने इनको शारदा में सुना, जहाँ हमारा चातुर्मास था, तो समय समय पर हम उनको याद करते हैं। साल में एक बार तो प्राय आ जाती है, अच्छा बोलती है और सामाजिक मुद्दों के बारे में भी अच्छा बोलती है ये। तो मैं बहन के प्रति भी मंगल कामना करता हूँ। और हमारे चातुर्मास में हमारे पारसमल जी कोचेरिया जो सभा के अध्यक्ष थे, और एकदम सीधे साधे और इतने तपस्या भी इन्होंने खूब की, मतलब मेरे चातुर्मास में तपस्या भी खूब की। अच्छे संस्कार वाला परिवार है। और हमारे जो ये विनायक जी डॉक्टर है, इनको भी मैं कहना चाहूंगा, आपके पास में कोई मरीज आए तो उनको भी ये 4 बातें बताना। कौन सी 4 बातें हैं, याद है? कौन सी 4 बातें बताई मैंने? आरोग्य, दूसरा हाँ शिक्षित होना, तीसरा स्वावलंबी, और चौथा संस्कारी। ये 4 सूत्र नहीं है, ये 4 रत्न नहीं है, ये 4 महारत्न है। जिसके पास में 4 महारत्न है वो निर्धन होकर भी धनवान है, और जिसके पास में 4 रत्न नहीं है वो धनवान होकर भी निर्धन है। इसलिए ये जरूरी है। और पद्मा जी जो महिला मंडल की अध्यक्षा है, इनके प्रति भी मंगल कामना करता हूँ। उनकी पूरी टीम ने मेहनत की, वे सब निर्विवाद प्रवृत्ति के लिए साधुवाद के पात्र है। रमन जी ने भी अच्छे विचार रखे, जिन्होंने भी अच्छे विचार रखे, गीत गाए, सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना हो। आप संघ की सेवा करो, समाज की सेवा करो। एक ही बात है, अपनी परंपरा को सुरक्षित रखना, अपने संस्कारों को सुरक्षित रखना, और संस्कार जितने अच्छे होंगे तो हमारा समाज भी शक्तिशाली होगा। कहते हैं नारी सशक्त तो समाज भी सशक्त हो जाएगा, और नारी यदि सशक्त नहीं है तो समाज कहाँ से सशक्त होगा। इसलिए हमारे आचार्य भारमली स्वामी यानी लड़कियों पर ज्यादा मेहनत करते थे। क्यों मेहनत करते थे? और संत तो इतना कहते थे, दूसरे लोग भी, कि वहां लड़कियों पर क्यों मेहनत करो, ये तो पढ़ाई है, तो लड़कों पर मेहनत करो। तो आचार्य भारमली स्वामी ने क्या कहा, लड़का तो एक घर को संस्कारी बनाता है और लड़की 2 घर को संस्कारी बनाती है। कितनी सुंदर बात है। इसलिए लड़कियों को, आजकल बहुओं को संस्कारी बनाना जरूरी है। और साथ साथ में ये भी ध्यान रखना, और मैं माताओं को विशेष तौर से कहना चाहूंगा, बहू बेटी ससुराल चली गई है, अब आप टेंशन मत करो। अब ससुराल वाले टेंशन करेंगे, उनके कितना ही दुख आ जाए, कितनी पीड़ा आ जाए, कितना ही कष्ट आए, उनको ये कहना कि तुम सहनशीलता रखना, चरित्र की साधना करना, और सासू जी के 2 बोल सुनना कोई बात नहीं है। आज तुम 2 बोल सुनेगी पर सासू जी तुम्हारे वश में हो जाएंगे।
कोई भी घर में आदमी पहुंची नहीं है और पहुंचते ही वो दादागिरी दिखाने लग जाती है, सासू बनने लग जाती है। तो ऐसे नहीं होता है, पहले बहू बनना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, घर की नीति रीति भी समझना पड़ेगा। हमने दीक्षा ली, दीक्षा लेती पहले संघ को समझना तो पड़ेगा नहीं, वैसे आपको भी अपने ससुराल को समझना पड़ेगा, यहाँ की क्या स्थिति है, उसके अनुरूप आपको काम करना। कभी भी माँ हस्तक्षेप नहीं करे। आज आप माँ हस्तक्षेप करती है तो आप खुश होते हैं, और कल आपकी सासू की बेटी घर में हस्तक्षेप करती है तो आप क्या बोलते हैं कि हमारा ननद में अकल नहीं है, ये घर में आग लगाती है, घर में फूट डलाती है। जब तुम्हारी माँ है या तुम्हारे पियर में आग लगाती है, उस समय तो तुम बहुत अच्छी है, और तुम्हारे घर में दूसरा कोई आग लगाता है तो कि ये खराब है। तो ऐसा क्यों? तो आप ये करो ना, आप अपने घर को सुरक्षित रखो, ससुराल को मेहमान नहीं मेजबान समझो, और पियर को मेहमान समझो, तो घर में कभी समस्या नहीं आएगी। और आप घर की चिंता करो, परिवार की चिंता, कोई बात पियर की करो, पहले घर की चिंता करो, पहले आत्मा की चिंता करो, तो बहुत अच्छा रहेगा। और चतुर्मास परिसंपन्नता की ओर है, और आज दशम है और 22 तारीख है, और 28 तारीख को सुख समाधि हमारे यहाँ से विहार करने का भाव है। और आपको पता ही है, गुरुदेव की कृपा से चातुर्मास साधन संपन्न हो रहा है, और सब लोगों ने अच्छा लाभ लिया, और अच्छी आप लोगों में भक्ति है, और आगे भी इसी प्रकार आपकी भक्ति बनती रहे। तो मैं 28 तारीख को सुख समाधि यहाँ से करीबन विहार करने का भाव है, और कुछ उपनगरों में भी घूमने का भाव है, फिर आगे भी बढ़ने का भाव है। आज तो मैं कुछ हिंट, मतलब क्या बोलते हैं, चंचूपात थोड़ा सा बिहार के बारे में बता देना चाहता हूँ। और क्यों, बिहार तो आपको पता है करना ही है, गुरु की आज्ञा है। और जैसी कार्तिक पूर्णिमा आती है, मिक्सरवदी एकम आती है, तो आप लोग भी पूछने लग जाते हैं, महाराज कब विहार करे हो। हाँ, आप ही कितने होशियार हो, है नहीं? आप भी होशियार है महाराज, कब कहाँ पधारे हो। कुछ तो इतने हमारे होशियार होते भाई बहन कि महाराज आपको किस दिशा का आदेश आया है, किधर जाना है, कहाँ जाना है, कब याद करे हैं, और हमें भी सेवा का मौका दो हो। मतलब हमारे भाई बहन कितने सजग है। लेकिन अभी गुरुदेव का आदेश हमें यही है, चातुर्मास के बाद अपने चौकड़ा मतलब उपनगरों में ही कीर्तन करने का भाव है। तो इसलिए मैं तद्वे क्षेत्र काल भाव के अनुसार, कितने बजे घड़ी में है, 12 नहीं बजाना है, 12 ऊपर होगी, 12:02 होगी नहीं, तो ठीक है। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव देकर 28 तारीख को प्रातः 10:15 पर 10:15 पर तेरापन भवन से विहार कर देवद्वार स्थित राजेंद्र जी आंचलिया के निवास स्थल पर प्रार्थना जाने का भाव है। राजेंद्र जी आंचलिया जो है नहीं, ये क्या नाम है, हाँ अभी जाप भी कराया था उन्होंने, जाप कराया था नहीं, आंचलिया परिवार है, क्या नाम है, हाँ कमला भाई, अभी कुछ दिन पहले जाप कराया था नहीं, तो हमारे वहाँ ये है नहीं, ये कमला भाई, हाँ इनके यहाँ, हाँ तो आंचलिया परिवार के यहाँ जाने का भाव है। और 8:30 बजे मतलब एकम के दिन जो प्रदेशी राजा का व्याख्यान होता है, वो 8:30 बजे से 10 बजे तक प्रदेशी राजा का व्याख्यान होगा। तो जितने भी महिलाएं आई हैं तो जरूर व्याख्यान सुनना, और बिहार में भी अपनी सहभागिता दर्ज कराना। जिस दिन हम आए उस दिन आप में कितना उत्साह था, उसी उत्साह के साथ में विहार कराना। विहार सुखे सुखे बोलते नहीं, सुखे सुखे विहार करो, सुखे सुखे, ये भावना, और अपने परिवार के सदस्यों को भी प्रेरणा देना। सुबह जल्दी है, ज्यादा देरी नहीं होगी, थोड़ा विहार है, तो सभी भाई बहन। और उसके बाद में 17 तारीख को, 10 तारीख का जो रविवार है वो अरबाना एरिया है, तो रविवार का प्रवचन, अभी एक बार मैं रविवार का बता रहा हूँ, 10 तारीख को अरबाना में बड़ा कार्यक्रम करने का भाव है। और 17 तारीख रविवार को एक्टिव एकड़ की बहना आई होगी शायद, हाँ तो 17 तारीख को वहाँ भाव है। और 1 जनवरी नया वर्ष राजार हाट MMRF वहाँ पूर्वांचल जो एरिया है
जहाँ आचार्य महासमुद्र जी ने चातुर्मास किया था, नए वर्ष का कार्यक्रम वहां करने का भाव है। और 6 जनवरी को पार्श्वनाथ जयंती है और वहां एक बड़ा अनुष्ठान कराने का भाव है। और ये तेला पोवदी 9, 10 और 11, मतलब इधर तो मुझे पता नहीं है, मारवाड़ उधर तो हजारों लोग तेला भी करते हैं और विशेष अनुष्ठान कराने का भाव है। 6 ये 5, 6, 7 जनवरी का तेला और 6 से 13 जनवरी प्रेक्षा ध्यान शिविर। 6 से 13 जनवरी प्रेक्षा ध्यान शिविर राजार हाट में करने का भाव है। 8 दिन का जो शिविर है, ये कुछ मैंने उस एरिया के बारे में बताया। हाँ, तो ये है, तो सुखे समाधि 10:15 बजे यहाँ से प्रस्थान करने का भाव है। और दूसरी बात है, ये लास्ट जो शनिवार आ रहा है, तो मेरी ये इच्छा है कि शनिवार को 7 से 8 ज्यादा से ज्यादा सामूहिक हो। जितनी महिलाएं बैठी